स्टार्ट करें। कार्बन, कार्बन उसके यौगिक। कार्बन उसके यौगिक बात करते हैं। कार्बन एंड द कंपाउंड भोजन और कपड़े, दवाओं पुस्तकों आदि की अनेक वस्तुएं कार्बन की बनी होती है। आधारित और जीव की संरचना को कार्बनिक आधारित होता है। भूप्रपट्टी वायुमंडल में अत्यंत अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित होता है। भूप्रपट्टी में खनिज आपके कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बोनेट, कोयला, पेट्रोलियम के रूप में केवल 0.2% कार्बन होता है। वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उपस्थित होती है। अल्प मात्रा में होने के बाद भी कार्बन का अत्यधिक महत्व होता है। बॉन्डिंग ऑफ द कार्बन, कोवलेंट बॉन्ड, कार्बन या बंध आपका सहसंयोजी बंध बनाया जाता है। आयनिक यौगिक की बात करते हैं, इसमें गलनांक व क्वथनांक कुछ होते हैं। इनके विलयन तथा गलित अवस्था में विद्युत के चालन करते हैं। उसके बाद कार्बन यौगिक आयनिक यौगिक की तुलना में गलनांक व क्वथनांक आपके यानी कि कम होता है। अच्छे विद्युत के चालक नहीं होते हैं। कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। इन पदार्थों में इन परमाणुओं के बीच में प्रबल आकर्षण बल नहीं होता है तथा आयनिक यौगिक नहीं होते हैं। अब आपका कार्बन परमाणु की बात करें, कार्बन परमाणु संख्या की परमाणु संख्या अच्छा होती है। इसमें उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना होना आवश्यक होता है। अतः ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर कार्बन C-4 बना सकता है। लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए ये 10 इलेक्ट्रॉन अथवा 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कार्बन इलेक्ट्रॉन खोकर से C+4 धनायन बना सकता है। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉनों को खोकर 6 प्रोटॉन अपने वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉनों का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः कार्बन परमाणु द्वारा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ में सहसंयोजक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। दोनों परमाणुओं के बाहरी कोश ही होते हैं तथा परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। कार्बन युक्त यौगिक में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। हाइड्रोजन परमाणु की बात करें, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या एक होती है। एक के कोष के इलेक्ट्रॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन के साथ में एक इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। तो परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन के प्रत्येक अणु अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस हीलियम के इलेक्ट्रॉन विन्यास का विन्यास प्राप्त कर लेते हैं और हाइड्रोजन परमाणु के बीच में सहसंयोजी अबंध बनाते हैं। इस प्रकार से हाइड्रोजन साझेदारी का इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा। इस प्रकार से देखें तो आपके यह हाइड्रोजन के 2 परमाणु आपस में एकल बंध से जुड़े रहते हैं। इसी प्रकार जो क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है। इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 7 होता है। बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन के परमाणु एक इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं और अपना निकटतम इलेक्ट्रॉन का विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। ए मॉलिक्यूल ऑफ द क्लोरीन। ऑक्सीजन परमाणु की बात करें, 18 होती है। इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 6 होता है। ऑक्सीजन परमाणु में एक कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इस कारण से ऑक्सीजन अणु के प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा करते हैं और 2 परमाणु के बीच में द्विबंध बनता है। और जल अणु देखें, जल अणु इस प्रकार से ऑक्सीजन के 2 अच्छा होते हैं, हाइड्रोजन के एक होता है। हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन मिलकर के 2 हाइड्रोजन साथ में मिलकर के द्विबंध बनाता है। हाइड्रोजन का अणु अपने पर परमाणु संख्या 7, जो आपका आगे आपका नाइट्रोजन का अणु परमाणु संख्या 7 होती है। इलेक्ट्रॉन में 2 5 होता है। नाइट्रोजन परमाणु के बातों को 5 इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जो कि दूसरे नाइट्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन 3 सहगामी भूमिका निभाते हैं। इस 2 परमाणु के बीच को त्रियाबंध कहते हैं। अमोनिया का अणु बात करें, अमोनिया क्या होता है? अमोनिया के अंदर आपके मुख्य रूप से मेथेन, अमोनिया के अंदर मुख्य रूप से तीन आपके हाइड्रोजन होते हैं, नाइट्रोजन होता है, उसके द्विबंध पाया जाता है इसके अंदर आपका। इसके बाद देखिए आपके मेथेन की बात करते हैं। ईंधन के रूप में मेथेन का अधिकाधिक उपयोग जाता है। यह बायोगैस और संपीड़ित प्राकृतिक सीएनजी का प्रमुख घटक होता है। कार्बन के सर्वाधिक सरल यौगिकों में से एक हाइड्रोजन की संयोजकता कार्बन चतुस्संयोजक होते हैं। इसमें 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद देखिए सहसंयोजी अबंध, कोवलेंट बॉन्ड की बात, 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों में एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले अबंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। यह अबंध वाले अणुओं में भीतर 2 तो प्रबल अबंध होते हैं, लेकिन एक अंतः परमाणु अणु बल दुर्बल होता है। यौगिक का गलनांक क्वथनांक कम होता है। परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो आवेशित कण बनते हैं। ऐसे सहसंयोजी यौगिक विद्युत का कुचालक होता है। कार्बन का अपूर्व की बात करें, एलोट्रोपस या कार्बन होता है। अपूर्वता देखें, जब एक ही तत्व कई रूपों में मिलता है तो इसे रासायनिक समान होते हैं मगर भौतिक रूपों में विविधता पाई जाती है। यह 2 तत्व के एक गुण को अपरूपता एलोट्रोपी कहते हैं। उसके विभिन्न रूपों को उस तत्व का घन संरचना अपरूप कहलाती है। कार्बन के 3 अपरूप है, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन होते हैं। कम्युनिस्ट फुलरिन कहा जाता है। तो देखें, हीरा आपका डायमंड संरचना प्रत्येक कार्बन परमाणु के ही अन्य 4 परमाणुओं से जुड़कर एक कठोर 3 विमाओं वाली त्रियामी संरचना बनाते हैं। हीरा अब तक का एक ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ होता है जो विद्युत का कुचालक होता है। हीरे की संरचना यहाँ पर इस प्रकार दे रखी है। ग्रेफाइट की बात करें, प्रत्येक कार्बन अणु 3 अन्य कार्बन अणुओं से उसी तल में बने होते हैं जिसमें एक षटकोणीय व्याह रचना मिलती है। ऐसे में एक आबंध यानी द्विआबंध होते हैं। इस प्रकार के कार्बन को आपकी संयोजकता संतुष्ट हो जाती है। गुण की बात करें, ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा सुचालक है, जबकि अन्य धातु सुचालक नहीं होते हैं। तो आपका ग्रेफाइट चिकना व फिसलशील होता है। हीरे पर संश्लेषित आपके हीरे शुद्ध कार्बन के अत्यधिक उच्च ताप पर उपचारित हीरे को संश्लेषित किया जाता है। ये आपके संश्लेषित आकार में छोटे होते हैं, अन्यथा ये प्राकृतिक हीरों से अभेदनीय होते हैं।
और आपके फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन कार्बन अपरूप का अन्य अन्य वर्ग। सबसे पहले कार्बन 60 की पहचान की गई थी, जिसमें कार्बन परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होता है। चूंकि इस अमेरिकी आर्किटेक्ट बकमिस्टर द्वारा सिद्धांत आपका डिजाइन दिए जाने के कारण इसे आपके जियोडेसिक गुंबद के समान लगते हैं, इसीलिए इस अणु को फ्लोरीन नाम दिया गया। ये बकमिस्टर फ्लोरीन की संरचना। यहाँ विरोचित तथ्य बात करें, हीरा किम्बर लाइट पत्थर से तराशा जाता है। हीरे की सबसे बड़ी खान दक्षिण अफ्रीका की किम्बरले की खान है। कार्बन 14 का समस्थानिक का उपयोग करके जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। अर्ध आयु काल आपका 5800 वर्ष होता है इसका। आगे आगे देखा आपके, यानी कि ग्रेफाइट का उपयोग ननाब के भट्टी मंदर के रूप में किया जाता है। फ्लोरीन का उपयोग आणविक बेयरिंग में किया जाता है। कोक को धुआं रहित कोयला कहते हैं। उसके बाद देखें कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। कार्बन यौगिकों में सहसंयोजन आबंध होते हैं। कार्बन के अन्य परमाणु के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिसमें बड़ी संख्या में अणु होते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। इस गुण के कारण कार्बन दूसरे कार्बनों से जुड़कर बड़ी श्रृंखला में बनता है। इसे शाखीय श्रृंखला बनाता है। इसे वलय या रिंग का निर्माण होता है। इसे जिसे हम नीचे देख सकते हैं, इसके कार्बन की श्रृंखला पाई जाती है। बड़ी श्रृंखला इसके बले श्रृंखला शाखीय श्रृंखला पाई जाती है। कार्बन के परमाणु एक दो और त्रिआबंध से जुड़े रहते हैं, संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। कार्बन परमाणु में बीच में एक आबंध से जुड़े तो संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। संतृप्त यौगिक बात करें, द्वि तथा त्रिआबंध वाले कार्बन के यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। इसके बाद देखें विशेषताएं। कार्बन यौगिकों में आपके कार्बन यौगिकों में आपके मुख्य रूप से श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, जो अन्य किसी परमाणु प्रकार के यौगिकोों के तत्वों में नहीं होता है। आपका सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाते हैं, जिसमें 7-8 परमाणु तक श्रृंखला हो सकती है, लेकिन यह यौगिक अति अभिक्रियाशील होते हैं। जबकि कार्बन आबंध अत्यधिक प्रबल होते हैं, इस कारण स्थायी होते हैं, जिसमें अनेक परमाणु आपस में जुड़ सकते हैं। प्रबल आबंध का कारण यह भी है कि कार्बन का आकार छोटा होता है, जिसे इलेक्ट्रॉन सहभागी युग्मकों की नाभिक मजबूती से पकड़े रहते हैं। चतुर्थ संयोजकता बात करते हैं। कार्बन की वैलेंसी संयोजकता 4 होती है, इसे कार्बन के 4 अन्य परमाणु अथवा कुछ अन्य एक संयोजित तत्वों के परमाणु के साथ आबंध की क्षमता होती है। कार्बन के इस गुण को कार्बन की चतुर्थ संयोजकता कहते हैं। यह हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन तथा अन्य तत्वों के साथ में यौगिकों का निर्माण करता है। अगर देखें, जो कार्बन यौगिक का पहले यह माना जाता था कि कार्बन यौगिक का निर्माण जीवन शक्ति सजीवों से होता है, तो मगर 1828 में फ्रेडरिक वॉलर ने अमोनियम साइनाइड से यूरिया बनाकर इसे असत्य प्रमाणित किया था। अन्य कार्बन यौगिक का आपका कार्बाइल है, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट है। हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। ये कार्बन यौगिक का जो सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन की बात करें, विवर्त श्रृंखला युक्त होते हैं, सहवर्त श्रृंखला युक्त होते हैं। विवर्त श्रृंखला युक्त यानी अचक्रीय एलिफेटिक होते हैं। इसके आप मुख्य रूप से सहवर्त एल्किल होते हैं, असंतृप्त यानी एल्किल एल्काइल होते हैं। एल्केन के अंदर CnH2n+2 होता है, उसके अंदर एल्केन के अंदर CnH2n होता है, एल्काइन के अंदर CnH2n-2 होता है। सहवर्त श्रृंखला के अंदर देखिए चक्रीय और वलय होते हैं, एलिसाइक्लिक होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। उसके बाद देखिए संतृप्त यौगिक यानी संतृप्त यौगिक के उदाहरण देखें। यहाँ पर मेथेन पाया जाता है। एथेन या C2H6 होता है। दोनों कार्बन आबंध द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। कार्बन की संयुक्तता को संतुष्ट करने के लिए हाइड्रोजन परमाणु का उपयोग किया जाता है। तो कार्बन पाया जाता है। द्विआबंध वाले संरचना यौगिक बात करें, एथेन का यह चरण होता है फर्स्ट। इसके अंदर आप मुख्य रूप से प्रकार से संरचना देख सकते हैं। प्रोपीन इस प्रकार से संरचना होती है। इस बात आगे देखें। त्रिआबंध या एथाइन की बात करते हैं, प्रोपाइन। उसके बाद कार्बन परमाणु के बीच में इस प्रकार के द्वितीय त्रिआबंध बनने वाले यौगिकों में संतृप्त कार्बन यौगिक कहते हैं। ये संतृप्त कार्बन यौगिक की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। प्रथम 10 खिंचे श्रृंखला वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें, तो संतृप्त के अंदर मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, एक्सेन, ऑक्टेन, नेनोन तथा डेकेन आता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए श्रृंखला शाखाएं तथा वलय कार्बन के परमाणु विभिन्न क्रम में व्यवस्थित होकर शाखाओं यौगिक का निर्माण करते हैं। तो सीधी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला, वलय आकार की श्रृंखलाएं व्यवस्थित होकर ये यौगिक संतृप्त तथा असंतृप्त हो सकते हैं। हम ब्यूटेन पर विचार करते हैं। ब्यूटेन की 4 श्रृंखलाएं होती है। 4 इन संरचनाओं में एक ही सूत्र C4H10 होता है। समान आणविक सूत्र, लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले इसे यौगिक संरचनात्मक समावि कहलाते हैं। साइक्लो निवलय की बात करें, साइक्लोहेक्सेन का सूत्र होता है, CC का होता है। इस प्रकार से साइक्लोन के रूप में पाया जाता है। बेंजीन की बात करें तो इसके अंदर 2 आबंध और एक आपका 12 थे, इसके अंदर सिंगल बॉन्ड होते हैं। और आपके 2 यानी कि 3 इसके अंदर पाई बॉन्ड होते हैं। बेंजीन के अंदर अधिक प्रक्रियात्मक समय की बात करते हैं। फंक्शन ग्रुप के विषम परमाणु अथवा विभिन्न परमाणु का समय जो कार्बन यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करता है तथा रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है। प्रक्रियात्मक समय कहलाता है। समान प्रक्रियात्मक समय वाले यौगिकों में रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं। विषम परमाणु की बात करें, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा दूसरे तत्व के परमाणु से होकर संयोग यौगिक बनाते हैं। हाइड्रोकार्बन परमाणु में प्रतिस्थापन करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। उदाहरण ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, नाइट्रोजन तथा अन्य तत्वों के यौगिकों अन्य तत्व कार्बन यौगिकों में एक प्रक्रियात्मक समूह के रूप में भाग के रूप में उपस्थित हो सकता है। इस प्रकार
प्रकार के तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। प्रकार उसमें बात करें हेलोजन, हेलोजन आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि जैसे अयस्क धातु होते हैं जो आधुनिक आवर्त सारणी में 17 में हेलोजन ग्रुप वाले तत्व होते हैं। विषम परमाणु की बात करें क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं। प्रकार उसमें क्लोरोब्रोमाइड होता है और सर क्लोरोब्रोमो आयोडो लगाया जाता है। इसके अंदर आपके ये क्लोरोमेथेन हो गया, आयोडोमेथेन हो गया, ब्रोमोमेथेन हो गया, ब्रोमोमेथेन हो गया। एल्कोहल, एल्कोहल की बात करें वो लगाया जाता है। श्रृंखला में हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु हटाकर वो स्वयं जुड़ता है, जिसे अल्कोहल या समूह का यौगिक कहते हैं। जैसे आपके मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल बन जाता है। एल्डिहाइड की बात करें यहाँ पर यह प्रकृति समूह होता है जिसमें एक अकेला हाइड्रोजन द्विआबंध से हाइड्रोजन के साथ में कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। इसके अंदर मेथेनॉल तथा आपका एथेनॉल होता है। इसमें कीटोन की बात करें, कीटोन के समय कार्बन परमाणु अकेले ऑक्सीजन परमाणु के साथ द्विआबंध बनाता है। इस प्रकार से प्रोपेन वन प्रोपेन बनता है। अब किसी बात में आगे आप देखें कार्बोक्सिलिक अम्ल यह भी एक प्राकृतिक समूह होता है जिसमें एक कार्बन ऑक्सीजन परमाणु से द्विआबंध से जुड़कर दो हाइड्रोक्साइड से जुड़ जाता है। इसे आपके मेथेनोइक एसिड बोलते हैं, एथेनोइक एसिड बोलते हैं। इस प्रकार से आपको जाता है। समझाती श्रेणी बात करें यौगिकों की ऐसी श्रृंखला, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक प्रकार का प्राकृतिक समूह प्रस्तावित करता है। इसे समझाती श्रेणी कहते हैं। जैसे एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एल्केन की सजातीय श्रेणी होती है। एथेनॉल, मेथेनॉल, एथेनॉल और प्रोपेनॉल समझातीय श्रेणी गुण देखें। एक सजातीय श्रेणी में सभी सदस्यों के रासायनिक गुण समान होते हैं। जब किसी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो भौतिक गुणधर्मों में क्रमबद्धता दिखाई देती है। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि आणविक जो द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ में गलनांक में वृद्धि होती है। कुछ भौतिक गुणधर्म जैसे किसी विशेष विलायक में विलेयता में इसी प्रकार की क्रमता पाई जाती है। समजातीय श्रेणी के अंदर प्रत्येक सदस्य का आने पर उत्तरोत्तर सदस्य में CH2 का अंतर पाया जाता है। समजातीय श्रेणी के अंदर प्रत्येक सदस्य का अपने उत्तरोत्तर सदस्य में परमाणु भार में 14 U का अंतर पाया जाता है। उसके बाद देखें यहाँ पर उदाहरण की बात करें, उदाहरण CH4 और C2H6 में CH4 का अंतर पाया जाता है, परमाणु भार में 14 U का अंतर पाया जाएगा। और किसी कार्बन जो परमाणु का भार है, जो भार होता है हाइड्रोजन का एक होता है, तो C4 का भार का 12 + 1 × 4 यानी 16 U हो जाएगा। C2H6 का भार होता है 12 × 12 यानी 1/6 यानी 33 U हो जाएगा। इसके बाद दोनों के भारों में अंतर देखें तो आपका टोटल आ जाएगा 14 U का अंतर पाया जाता है। इसके बाद कार्बन यौगिक का नाम पद्धति की बात करते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ द कार्बन कंपाउंड, कार्बन यौगिक का नामकरण दो विधि द्वारा किया जाता है। यानी कि जो आपका साधारण प्रणाली होती है, प्रारंभ में कार्बनिक यौगिकों के नाम उतनी उनकी प्राप्ति के स्रोत के आधार पर रखे जाते हैं। फार्मिक अम्ल की बात करें, सर्वप्रथम लाल चिंटी की प्राप्ति किया जाता है। लैटिन भाषा में लाल चिंटी को फार्मिक्स कहते हैं। यूपीएससी प्रणाली में मेथेनोइक एसिड कहते हैं। यूपीएससी प्रणाली इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन फॉर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री पूरा नाम होता है। यह पद्धति मुख्य कार्बन श्रृंखला में वर्तमान कार्बन परमाणु की संख्या तथा उसके यौगिक उपस्थिति प्रक्रियात्मक समूह के लिए जाने वाले मिक्स पूर्व लगन या उपसर्ग यानी सफिक्स यानी अनुलगन प्रत्यय पर आधारित होती है। इसके अंदर आपके कार्बन संख्या यानी मैथ है तो प्रो, ब्यूट, पैंट, हेक्स, पैंट है, ऑक्ट, नॉन, डेक होते हैं। इस प्रकार से 1 से 10 तक ये आपके पूर्व लगन लगाए जाते हैं। उसके बाद नामकरण नियम देखें, कार्बन यौगिक को नामकरण के सर्वप्रथम कार्बन की संख्या का पूर्व लगन जोड़ा जाता है। उसके बाद में प्रक्रियात्मक समय के चिन्हित किया जाता है और अनुलगन लगाया जाता है। उसके बाद देखें एल्केन का नामकरण, एल्केन सर्वप्रथम कार्बन श्रृंखला के अनुसार पूर्व लगन लगाया जाता है। उसमें एल्केन एक आबंध के रूप में अनुलगन लगाए जाते हैं, लगाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रो + N प्रोपेन आपका एक्स बनेगा। लेकिन की बात करें यहाँ पर इन आपका अनुलगन लगता है। इसके अंदर आप एथेन आपका इस प्रकार से द्विबंध होता है। लेकिन एल्काइन के अंदर त्रिबंध होता है, अनुलगन आयन लगता है। इस बात में एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, प्रोपाइन इस लगता है। एल्कोहल समूह का नामकरण देखिए, अनुलगन ऑल लगता है। इसके अंदर आपका एथेनॉल एल्डिहाइड का देखिए, इसके अंदर अल लगता है, आपका एथेनल प्रोपेनल लगता है। उसके बाद में कीटोन समूह का नामकरण देखें तो यहाँ पर प्रोपेनॉन ऑन आपका इसके अंदर आपका माने कि अनुलगन लगता है। तो देखिए आपके प्रोपेन बनता है, आपके पेंटेनॉन बनता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण करें तो इसके अंदर ओइक अम्ल लगाया जाता है। इसके मेथेनोइक, प्रोपेनोइक बनते हैं। प्रश्न संख्या देखिए, पेंटेन के लिए आप कितने संरचना समावी बना सकते हैं? पेंटेन के लिए मुख्य रूप से 3 संरचना समावी बनते हैं। आपका नॉर्मल पेंटेन बनता है, आइसो पेंटेन बनता है और नियो पेंटेन बनता है। कार्बन के 2 गुणधर्म होते हैं जिसके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल श्रृंखला दिखाई देती है। तो इसके अंदर आपका एक तो होता है, इसके अंदर मुख्य रूप से इसकी चतुर्थ संयोजकता होती है। और इसके बाद इसका होता है श्रृंखला साइक्लो पेंटेन का सूत्र था। इलेक्ट्रॉन बंधु संरचना क्या होती है? तो इस प्रकार से होती है। इलेक्ट्रॉन बंधु संरचना इस प्रकार से दी जाती है। उस प्रकार के निम्न यौगिकों की संरचना चित्रित कीजिए। तो एथेनोइक अम्ल था ब्यूटेनोइक 2, ब्यूटेनॉन 2 तथा एक्सेनेल के अंदर आप देखें तो एथेनॉल के अंदर C3CH होता है, ब्यूटेनॉन के अंदर C2H5 COCH3 होता है और C5H12CH होता है। इसके अंदर एक्सेनेल के अंदर आपका ब्रोमोपेंटेन की संरचना C5H11Br होती है। हाँ, यहाँ पर ब्रोमोपेंटेन का संरचनात्मक समावी संभव है। निम्न प्रकार से हम ब्रोमोपेंटेन बना सकते हैं। इस प्रकार से 1 ब्रोमोपेंटेन आपका 2 ब्रोमोपेंटेन 1 ब्रोमो 2
मेथिल प्रोपेन और 2-ब्रोमो-2-मेथिल-प्रोपेन निम्नलिखित यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाता है? CH3 CHBr इसमें एथेन में प्राप्त किया जाता है। इसका अनुलग्न ब्रोमीन उपसर्ग आपका ब्रोमो लगाया जाता है, ब्रोमो प्लस एथेन ब्रोमो एथेन लगाया जाता है। इस प्रकार से एल्डिहाइड वर्ग के अंदर इसका अनुलग्न एल अल लगता है, इसके अंदर मेथेनॉल बनता है। इस प्रकार 6 कार्बन परमाणु में हेक्सेन असंतृप्त अनुलग्न होता है जिसमें आयन लगाया जाता है, 1 हेक्साइन लगाया जाता है। उसके बाद कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म की बात करते हैं। दहन की बात करें सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन दहन करके उष्मा और प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। इसमें उष्मा और प्रकाश की उत्पन्न होता है। कार्बन यौगिकों में ऐसे यौगिकों में ऐसा होता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस उष्मा का प्रकाश निकलती है। CH3 प्लस CH4 प्लस O2 यानी CO2 प्लस H2 बनता है, उष्मा प्रकाश निकलती है। CH3 एथेनॉल प्लस ऑक्सीजन CO2 प्लस जल यानी उष्मा का प्रकाश निकलती है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन स्वच्छ नीली लौ के साथ में जलता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन काली धुएं वाली पीली लौ के साथ में जलता है। इस कारण से संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हवा की उपस्थिति में जलाने में बर्तन के पेंदे में काले रंग का पदार्थ जमा या कालिक हो जाती है। हालांकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को भी जब हवा की सीमित अवस्था में जला जाता है तो यह भी पीली लौ के साथ में जलता है तथा कालिक उत्पन्न करता है। गैस तक केरोसिन स्टोव ईंधन के साथ पर्याप्त मात्रा में हवा जाने के लिए 1 या 2 छेद बने होते हैं। जब ये छेद बाधित हो जाते हैं तो स्टोव जलने के क्रम में नीली ज्वाला की जगह पीली ज्वाला के साथ में कालिक उत्पन्न करता है। कोयला पेट्रोलियम नाइट्रोजन सल्फर की मात्रा होती है जिसके कारण इसे जलाने पर सल्फर नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्पन्न होता है, जो प्रदूषण का एक प्रमुख कारण होता है। उसके बाद में देखें कोयले तथा पेट्रोलियम पदार्थों का निर्माण, इनका निर्माण जैव मात्रा में हुए विभिन्न जैविक तथा भूविज्ञानिक प्रक्रियाओं का पर निर्भर करता है। कोयला लाखों वर्ष तक पुराने वृक्षों फरन वन्य पौधों के अवशेष होते हैं। संभवतः भूकंप ज्वालामुखी फटने के कारण धरती में चट्टानों में परतों में नीचे दब गए थे तथा धीरे धीरे अच्छा होकर कोयला बन गए थे। तेल गैस लाखों वर्ष पुराने छोटे समुद्री जीवों के अवशेष अमृत होने के कारण इनके शरीर समुद्र तल से डूब गए तथा गाद में डग गए थे। उन्हें मृत अवशेषों और बैक्टीरिया के आक्रमण में प्रबल दाब के कारण तेल व गैस का निर्माण हुआ। ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण वह विक्रिया जिसमें कार्बन यौगिक ऑक्सीकरण तत्व की उपस्थिति में ऑक्सीजन लेता है और उसमें दूसरे कार्बन यौगिक का निर्माण करते हैं। इसे अभिक्रियाओं को एल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल देता है। CH2 CH3 CHO नीचे क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में उष्मा देता है और अम्लीकृत होकर K2 Cr2 प्लस O2 7 उष्मा देता है। CH3 CH बन जाता है। कुछ पदार्थों में पदार्थ में ऑक्सीकरण देने की क्षमता होती है, जैसे पदार्थों ऑक्सीजन देने की क्षमता अच्छी पदार्थों को ऑक्सीकारक आ जाता है। क्षारीय पोटेशियम कपर मैग्नेट तथा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट एल्कोहल को अम्लों में ऑक्सीकरण कर देता है। संकलन अभिक्रिया की बात करें पैलेडियम तथा निकल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त कार्बन बनाता है। इसे संकलन अभिक्रिया कहते हैं। पैलेडियम तथा निकल के उत्प्रेरक की उपस्थिति में निकल उत्प्रेरक का उपयोग करके साधारण वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण से अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। वनस्पति तेलों से साधारण लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है जिससे जंतु वसा के बने संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है। इस प्रकार से हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में निकल की उपस्थिति में हम बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें आगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वसा या वनस्पति तेल स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। जंतुओं में संतृप्त वसा अम्ल होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं अतः भोजन पकाने में संतृप्त वसा अम्लों का उपयोग किया जाता है। उसके वेजिटेबल ऑयल के लंबी श्रृंखला वाली संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जो एनिमल ऑयल में संतृप्त वाली श्रृंखला होती है। इसी बार प्रतिस्थापन अभिक्रिया बात करें संतृप्त यौगिकों में उपस्थित परमाणु या परमाणु के समूह को जब कोई परमाणु या समूह से प्रतिस्थापित करते हैं तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया करती है तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है जो क्लोरीन का परमाणु हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर नया यौगिक बनाता है। मेथेन प्लस क्लोरीन की सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो मेथेन प्लस मेथेनल क्लोराइड क्लोरोमेथेन बनता है। इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो एथेनोइक अम्ल एथेनॉल से ऑक्सीकरण के योग द्वारा उत्पन्न होती है। यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीजन तथा एथेनॉइक के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। ऑक्सीजन तथा एथाइन का मिश्रण का वेल्डिंग के लिए किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि एथाइन पर वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों करते हैं? वायु तथा एथाइन के मिश्रण को जलाने पर पूर्ण दहन करने हेतु ऑक्सीकरण की उपलब्धता प्राप्त होती है जिससे उष्मा की कम मात्रा का उत्पादन होता है, परंतु ऑक्सीजन एथाइन के मिश्रण को जलाने पर पूर्ण दहन होता है जैसा वेल्डिंग हेतु प्रसिद्ध उष्मा का उत्पादन होता है। कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक देखें। एथेनॉल ऐसे अल्कोहल भी कहा जाता है। भौतिक गुणधर्म एथेनॉल कमरे के ताप पर द्रवस्था में होता है। अच्छा विलायक होता है। पानी से सभी अनुपातों में घुल जाता है। एथेनॉल का क्वथनांक गलनांक यह देखा जाता है। उसके बाद एसिटिक यानी कि एथेनॉल का क्वथनांक गलनांक यह देखा जा सकता है। आपका आएगा एसिटिक अम्ल आपका एसिटिक एसिड बोलते हैं। गलनांक 290 होता है और क्वथनांक 341 होता है। क्लोरोफॉर्म की बात करें CHCl3 होता है। 209 होता है और आपका गलनांक 209 होता है और आपका क्वथनांक 334 होता है। एथेनॉल की बात करें एथेनॉल के अंदर बात करें CH3C2H होता है। 156 इसका गलनांक होता है और क्वथनांक 351 होता है। मेथेन की बात करें मेथेन CH4 होता है। इसका गलनांक 90 होता है और आपका क्वथनांक 111 होता है। रासायनिक गुणधर्म की बात करें सोडियम के साथ अभिक्रिया एथेनॉल सोडियम के साथ में प्रतिक्रिया
विक्रिया कर सोडियम एथोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देता है। सोडियम के साथ में अब एथेनॉल के विक्रिया कराने पर सोडियम एथोक्साइड देता है, हाइड्रोजन गैस देती है। निर्जलीकरण की बात करें, सांद्र अछूतो सल्फर के साथ में तापमान पर गर्म करने पर निर्जलीकृत हो जाता है अर्थात जल का अणु बाहर निकल जाता है। इसे सांद्र अछूतो सल्फर एक प्रबल आपका निर्जलीकरण कारक होता है। CH2 CH3 CH को जब आपके 473 केल्विन पर गर्म सांद्र में अछूतो सल्फर के साथ गर्म किया जाता है तो आपका एथेन बनती है और आपका ये अछूतो से बाहर निकल जाता है। उसके बाद में देखें ऑक्सीकरण एथेनॉल का क्षारीय केमिनो पर उष्मा प्लस साथ में उष्मा और आपके अम्लीकृत K2SO4 यानी ऑक्सीकारक की उपस्थिति में उष्मा देते हैं तो आपका एसिटिक एसिड बनता है, CH3CH बन जाता है। एस्टरीकरण की बात करें, एथेनॉल की कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ विक्रिया में एस्टर का निर्माण होता है। एथेनॉल की कार्बोक्सिलिक विक्रिया के साथ अम्ल के साथ में एस्टर का निर्माण होता है। यहाँ पर एथेनॉल का उपयोग कहते हैं सभी अल्कोहलिक पेय पदार्थों में इसका उपयोग किया जाता है। उद्योगों में अच्छे विलायक के रूप में किया जाता है। टिंचर, आयोडीन, कप, सीरम या टॉनिक आदि औषधियों में इसका उपयोग किया जाता है। औद्योगिक मिथाइलेटेड स्पिरिट बनाने में किया जाता है या जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड जल देता है। इसका उपयोग ईंधन में होता है। ईंधन के रूप में अल्कोहल गन्ना सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है। गन्ने के रस में आपके सेमोलेक्स शीरा बना होता है जिसका किण्वन करके अल्कोहल एथेनॉल तैयार किया जाता है। कुछ देशों में अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर स्वच्छ ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है या जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड जल उत्पन्न करता है। अल्कोहल के पानी से हानिकारक प्रभाव पीने से हानिकारक। एथेनॉल की छोटी मात्रा में उपयोग से मादकता या नशा ज़्यादा है जिसमें अल्पकालिक प्रयोग से उल्टे से सिरदर्द, आपका लड़खड़ाती खराती जुबान, मानसिक दुविधा, उन्नीदापन आदि का कारण होता है। लंबे समय इसके लंबी अवधि उपयोग से अल्कोहल विषाक्तता, यकृत रोग, तंत्रिका क्षति, मस्तिष्क में स्थायी क्षति के रूप में कार्य स्वास्थ्य समस्याओं से पीने वाला व्यक्ति ग्रसित हो जाता है। यह अपची क्रिया धीमे हो जाती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर पड़ जाता है। यह समन्वय की कमी, मानसिक भ्रम, उन्नीदापन, भाव शून्यता जाता है। मेथेनॉल क्या होता है? एथेनॉल के विपरीत मेथनॉल की थोड़ी मात्रा ही मानव को मृत्यु प्रदान कर सकती है क्योंकि यकृत में मेथेनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथेनॉल बनाता है जिससे यकृत की आपकी शिकाओं व घटकों के साथ में शीघ्र अभिक्रिया करने लगता है जिससे प्रोटोप्लाज्म स्कंदित हो जाता है। अंडा पकाने पर स्कंदित होता है। मेथेनॉल एक नेत्र तंत्रिका को प्रभावित करता है, इस कारण से व्यक्ति अंधा हो जाता है। विकृत एल्कोहल की बात करें, औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए मेथेनॉल या जहरीला पदार्थ मिलाते हैं जिससे यह पीने योग्य न रह जाए। अल्कोहल की पहचान करने के लिए इसमें रंजक मिलाकर इसका रंग नीला बना दिया जाता है, इसे विकृत एल्कोहल कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर अगर विक्रिया मिश्रण युक्त परख नली है, यहाँ पर विक्रिया तार की नली है, तेपाई बने इसमें एस्टर का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए एथेनॉल अम्ल के गुणधर्म की बात करते हैं। एथेनॉइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहा जाता है। यह कार्बनिक अम्ल समय को संबंधित होते हैं। समय को कार्बोक्सिलिक अम्ल समय कहते हैं। सिरका एसिटिक अम्ल में 3 से 4 एसिटिक अम्ल में 3 से 5% विलियन को सिरका कहा जाता है और इसका आचार में परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आपका ग्लेसिक यानी एसिटिक अम्ल शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है। इसमें ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में यह जम जाता है, इस कारण से इसे ग्लेसिक एसिटिक अम्ल कहते हैं। एथेनोइक अम्ल के गुण देखिए, इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, यह गंधहीन पदार्थ होता है, इसका गलनांक 290 केल्विन होता है। यह मगर खनिज अम्लों के विपरीत कार्बोक्सिलिक अम्ल दुर्बल अम्ल होता है। खनिज अम्ल जैसे HCl पूरी तरह से हानिकृत हो जाता है। एथेनोइक अम्ल की विक्रिया देखें, एस्टरीकरण विक्रिया। एस्टर मुख्य रूप से अम्ल व अल्कोहल की विक्रिया से निर्मित होता है। एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से विक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। इसके अंदर एथेनोइक अम्ल आ जाता है, एथेनॉल बनते हैं, अम्ल प्लस से एस्टर बन जाता है। उसके बाद देखिए एस्टर की बात करें, एस्टर का उपयोग अणुसूत्र में CH3COO-C2H5 में किया जाता है। यह मीठी मृदु गंध वाला पदार्थ होता है। इत्र बनाने व स्वाद उत्पन्न करने वाला कार्य के रूप में किया जाता है। साबुन का मार्जक बनाने में किया जाता है। कुछ एस्टर का उपयोग बहुलक बनाने में किया जाता है। पॉली एस्टर कहते हैं। साबुनीकरण की बात करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक अथवा अम्ल की उपस्थिति में एस्टर में बना एथेनोइक अम्ल बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है क्योंकि इसमें साबुन तैयार किया जाता है। साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों में सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। CH3COO-C2H5 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, CH3COO होता है, C2H5OH होता है। सारे के साथ विक्रिया जब एथेनोइक अम्ल की प्रतिक्रिया ने उसके साथ में होती है तो इसे सोडियम एसीटेट तथा जल बनता है। इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा CH3COO बनता है। CH3COO अन्य यानी H2 बनता है। कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ विक्रिया एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ विक्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। यह विक्रिया में उत्पन्न लवण को सोडियम एसीटेट कहते हैं। CH3COO अन्य सोडियम कार्बोनेट बनता है। CH3COO अन्य बनता है, H2 प्लस CO2 बनता है। उसके बाद एसिटिक अम्ल की विक्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करते हैं तो सोडियम CH3COO अन्य बनता है, H2CO2 बन जाती है।
साबुन अपमार्ज की बात करें, साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन के अणु की संरचना देखें, जलरागी शिरा साबुन का आयनिक भाग जल में घुल जाता है और जलविरागी शिरा या लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जल में अभिलय हाइड्रोकार्बन तेल में विलय होते हैं। यानी कि जो जलविरागी शिरा जल के अणु होते हैं या शिरा जलरागी होता है। साबुन अपनी सफाई प्रक्रिया मिशेल की संरचना का बना होता है, इसे मिशेल कहा जाता है। जब साबुन जल की सतह पर होता है तो इसमें अणु तेल या मेल के चारों ओर अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इनका आणविक शिरा जल के अंदर होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन पूंछ जल के बाहर होती है। इस प्रकार से तेल मेल में चारों ओर एक गुच्छा जैसी संरचना निर्माण होता है, जिसे साबुन का मिश्रण कहते हैं। इसके अंदर साबुन की सफाई की प्रक्रिया मिश्रण के द्वारा होती है। साबुन के अणुओं के आयनिक शिरा जल में रहता है, दूसरा हाइड्रोकार्बन पूंछ तेल ये मेल में घुल जाता है और उसी मिश्रण संरचना निर्माण होती है। मिशेल के रूप में साबुन स्वच्छ रखने के रूप में सक्षम होते हैं, क्योंकि इन तेल या मिशेल के केंद्र में एकत्रित हो जाते हैं। इससे पानी में एक इमल्शन बनता है। मिशेल विलियन में कोलाइडी के रूप में बने होते हैं। साबुन का मिशेल मेल को पानी में घुलाने से मदद करता है। इस कारण से मिशेल में तैरते समय मेल आसानी से हट जाता है और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। कठोर जल की बात करते हैं। ऐसे जो कठोर जल होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम लवण उपस्थित होते हैं। इनकी पहचान साबुन के साथ में फेन उत्पन्न करता है। साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं देता है। जब हम कठोर जल के साथ में साबुन के साथ धोते हैं तो देखते हैं तो झाग बड़ी मुश्किल से बन जाता है, और जल के साथ में शरीर धो देते हैं तो बाद में रेगुलेशन पदार्थ कम बना रहता है, क्योंकि साबुन कठोर जल के साथ उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों से विक्रिया करके साबुन के अणुओं को निष्क्रिय कर देता है। इसमें अधिक मात्रा में साबुन का उपयोग होता है। यह जलरागी शिरा और जलविरागी शिरा होता है। चिकनाई वाला शिरा होता है। इस प्रकार से मेल हटाने में इसका उपयोग किया जाता है। आखिर अपमार्जक आपके लंबी कार्बोक्सिलिक या अम्ल श्रृंखला के अमोनियम सल्फेट लवण होते हैं या कठोर जल में प्रभावी होते हैं तो जागृत बनाता है। इसकी सफाई प्रक्रिया मिशेल का निर्माण नहीं होता है। यह जल की कठोरता को कम करता है। अपमार्जक का उपयोग इसका उपयोग मुख्य शैम्पू और कपड़े धोने के उत्पाद में बनाया जाता है। अपमार्जक कठोर जल में प्रभावी होते हैं। अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला में अमोनियम तथा सल्फोनेट लवण होते हैं। यौगिकों को अवशोषित कर शिरा कठोर जल को उपस्थित कैल्शियम मैग्नीशियम आयनों के साथ में घुलनशील पदार्थ नहीं बनाते। इस प्रकार से कठोर जल में प्रभावित होते हैं। साबुन अपमार्जक की बात करें। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं। अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम तथा सल्फोनेट लवण होती है। कठोर जल के साथ में जाग नहीं देते हैं, अप्रभावी होते हैं। कठोर जल के साथ में अपमार्जक जाग देते हैं, प्रभावी होते हैं। इनकी सफाई प्रक्रिया मिशेल का निर्माण होता है। इसकी सफाई प्रक्रिया मिशेल का निर्माण नहीं होता है। जल में की कठोरता को बढ़ाता है। आपका साबुन जल कठोरता बढ़ाता है या अपमार्जक आपका ये जल कठोरता को कम करता है। इस प्रकार से आपका ये दोस्तों चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें।